कैसे हो सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने डिस्कशन को आगे ले जाते हुए, और आज हम किसका डिस्कशन करने वाले हैं? ह्यूमन ब्रेन का। जैसे कि मैंने पहले बताया था, व्हाट इज़ ह्यूमन ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, जितना बेसिकली हमने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि वहाँ पर एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या काम होता है? पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको दिखाना। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, सेम फंक्शन ह्यूमन ब्रेन का है। सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसके हिसाब से डिसीजंस लेना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ओके, तो देख लेते हैं क्या है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द कमांड सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया, कमांड सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने सीपीयू का एग्जांपल दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही ब्रेन क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शंस एंड इमोशंस। इमोशन आते हैं ना, इमोशनल हो जाते हो ना तुम किसी भी बात को सुन के, तो वो कैसे? किसी भी पर्टिकुलर बात के प्रति ही क्यों इमोशन आता है? ऐसा क्यों नहीं कि हर बात को लेकर हम इमोशनल हो जाएं, ऐसा तो नहीं होता है। कानों ने हमारे सुना, ब्रेन ने प्रोसेस किया कि ये बात है जो है हमको बहुत हर्ट कर गई है, तो क्या हुआ? इमोशंस को कहाँ से कंट्रोल किया गया? ब्रेन से। आप हैप्पी हैं, आप सैड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो भी कहाँ से कंट्रोल होता है? ब्रेन से। ये मान के चलिए आप अपने घर पे आराम से बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक सीधे पॉस्चर में हैं, आपकी मसल्स एक टोन में हैं। समझ पा रहे हैं? आप अगर बैठे हुए हैं तो क्या है, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है और सारे अदर ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? एक पर्टिकुलर पॉस्चर में है ना। अगर उनका पॉस्चर, उनकी मसल टोन डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? आप नीचे लुढ़क जाएंगे, गिर पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये सब कहाँ से होता है कंट्रोल? ब्रेन से। और क्या? थॉट्स, आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप क्या थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूंगा, क्या होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा, मैं कितना पढ़ूं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, सब्जेक्टिव पेपर में मैं क्या क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्टिव्स में मैं सही ऑप्शन को कैसे चूज़ करूंगा, या फिर ओवर थिंकिंग भी करते चले जा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? ब्रेन से। ठीक है, फिर बिहेवियर्स, आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखा होगा आपने, सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, जो किसी छोटी सी बात पे भी रिएक्ट कर जाएगा। ओके, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ भी कहते रहें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो बिहेवियर, आप किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में कैसा बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, ये बिहेवियर भी कंट्रोल होता है ब्रेन से। ठीक है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या फिर आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, ये दोनों चीज़ें भी ब्रेन से कंट्रोल होनी है। लोग कह देते हैं अक्सर गुस्सैल लोगों को कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। वो अपने गुस्से को पी जाते हैं, अपनी इच्छा मार लेते हैं गुस्सा करने की, लेकिन उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि उनका ब्रेन उनका बिहेवियर कंट्रोल कर ले रहा है। ओके, फिर आता है प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या देखा आँखों ने, क्या सुना कानों ने, क्या हमारे पास स्मेल है, ओके,
कैसी हवा है, क्या टेम्परेचर है, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करना है। इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट एंड कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि आप एरोप्लेन को देखिए या फिर आप किसी बस या कार को देखिए, जैसे वो रोड पर आगे की तरफ मूव करती है, वैसे वैसे आपकी आंखें उसके साथ साथ मूव करती चली जाती हैं। तो कैसे हुआ यह कोऑर्डिनेशन? आपने कुछ देखा और उसी के साथ उसी डायरेक्शन में आइज की पीपल मूव करती चली जा रही है। समझ पा रहे हैं? ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट। आपने कुछ सुना और उसी के साइड में इस तरीके से करके सुनने लगते हैं। तो क्या कोऑर्डिनेशन कहाँ है? ईयर्स इंफॉर्मेशन को गेन करना चाह रहे हैं और उसके रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हुआ? आपके हेड का मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन है ना एक टाइप का। दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स। ये भी कहाँ से? कंट्रोल, ह्यूमन ब्रेन से। स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग मेमोरीज। कभी ऐसा होता है कि कुछ भी आपने अभी जस्ट मॉर्निंग में किया था या फिर कल किया था, अभी तक आपको वो याद ही नहीं है? ऐसा नहीं होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कहाँ पर? ब्रेन में। और जब भी टाइम आता है जब आपको उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत है तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन से रिट्रीव कर ली जाती है। रिट्रीव मतलब वापस निकालना, स्टोर मतलब अंदर डालना। समझ पा रहे हैं? जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्शंस आपने परफॉर्म किए हैं वो सारे स्टोर किए जाएंगे, फिर वहाँ से रिट्रीव किए जाएंगे जब आप उसको रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, और अगर सेम एक्शंस आप बार बार परफॉर्म करते हैं तो हमारी न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन परमानेंट हो जाते हैं और यही मेमोरी चेंज हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है? और वहाँ से इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हैं। फिर आता है बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस। जब आप खड़े हैं, जब आप बैठे हैं या जब आप चल रहे हैं, तो बॉडी को एक बैलेंस वे में कंटिन्यू करना, ह्यूमन ब्रेन के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। ओके? फिर आता है कंट्रोलिंग हंगर एंड थ्रस्ट। ठीक है? कभी भी भूख लग जाती है, कभी भी प्यास लग जाती है। ये एक प्लान्ड वे में होता है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, या फिर कभी भी कुछ भी हो रहा है? नहीं। जब आपके स्टमक में कोई भी फूड नहीं है तो सिग्नल कहाँ जाता है? ह्यूमन ब्रेन। वहाँ से हंगर सेंटर को एक्टिवेट किया जाता है और आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। जब आपके बॉडी में वाटर की कमी है, फिर सिग्नल कहाँ जाता है? ब्रेन में। और फिर क्या होता है? आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट में फूड एंड वाटर है तो एक सेंटर का नाम होता है सैटिस्फैक्टरी सेंटर। सैटिस्फैक्टरी सेंटर। ये क्या कहते हैं इसको हिंदी में? तृप्त हो जाना। जब हम तृप्त हो गए, ना हमको भूख लगी है ना हमको प्यास लगी है, तो ये सेंटर एक्टिवेट होता है। लेकिन सिग्नल कहाँ से आएगा? ह्यूमन ब्रेन से। ठीक है? आगे, फंक्शनिंग ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। इनवॉलंटरी ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हैं? जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। ठीक है? जिनकी एक्टिविटी पर हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है? जैसे कि हमारा हार्ट, जब हम सो रहे होते हैं तो क्या हमारा कोई कंट्रोल होता है अपने ऊपर? नहीं। लेकिन उस टाइम भी हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी आराम से फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है? सारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, चाहे हम जाग रहे हों या फिर हम सो रहे हों, अपना काम कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, उनके फंक्शन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो अपने आप एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, क्योंकि ब्रेन उनकी एक्टिविटी को हर समय कंट्रोल करता है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? एंड इनेबलिंग रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं, एक सब्जेक्ट है।
डिसीजन मेकिंग, क्या किसी फैसले को लेने में कौन आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पर कोई भी कंडीशन ऐसी वर्स्ट है तो आपको फैसला लेने में कितना टाइम लगता है कि आप वहाँ रुकेंगे या फिर वहाँ से भाग जाएंगे। बिल्कुल फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में आप वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि कंडीशन हार्मफुल है। ये भी कहाँ से आएगा, ब्रेन से आएगा। समझ पा रहे हैं कितने काम कर रहा है हमारा ब्रेन, बैलेंस कर रहा है बॉडी को, सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा है, बिहेवियर कंट्रोल, हंगर थ्रस्ट कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को तो 24 आवर्स बिना किसी रोक टोक के ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ पा रहे हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत किसको है, हार्ट को। हार्ट की मसल्स बिना रुके जीवन भर काम करती हैं, कभी थकती नहीं है। समझ पा रहे हैं, अगर वहाँ की कंट्रोलिंग में कुछ भी गड़बड़ हुई तो बस जान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये कंट्रोलिंग सिस्टम। समझ पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या, जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होती है तो वहाँ पर मैंने बताया था कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जब नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैंने लिया था तब आपको बताया था होल नर्वस सिस्टम इज ओरिजिनेटेड बाय एक्टोडर्म। तो ब्रेन की भी ओरिजिन कैसी होगी, एक्टोडर्मल। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ओरिजिन इज एक्टोडर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज कब तक रहती है, कितना होता है गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ्स का। लेकिन इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एम्ब्रायो 3 वीक्स का होता है, ओके, जब हमारा एम्ब्रियो 3 वीक्स का होता है तो वहाँ पर एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसमें 3 प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके से 3 प्रोजेक्शंस। समझ पा रहे हैं, इस तरीके की एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसमें 3 प्रोजेक्शंस होते हैं। सबसे पहले वाली प्रोजेक्शन प्रोजेंसेफेलॉन, फिर मेसेंसेफेलॉन एंड देन लास्ट रोम्बेंसेफेलॉन, ठीक है। ये जो लोब है, ये वाली लोब प्रोजेंसेफेलॉन, इन फ्यूचर ये लोब डेवलप होके बनाती है फोरेब्रेन, जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं, ठीक है। मेसेंसेफेलॉन ये लोब फर्दर डेवलप करके क्या बनाएगी, मिड ब्रेन, और ये लोब फर्दर डेवलप करके बनाएगी हाइंड ब्रेन। समझ पा रहे हैं। फिर चलते हैं 4 वीक में, जब एम्ब्रायो 4 वीक का हो जाता है तब क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो मिडल लोब है ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, आगे की चीज़ों के लिए डिवाइड नहीं करेगी, बस डेवलपमेंट होगा इसमें। ये लोब फर्दर डिवाइड होती है, ये बीच वाली एज सच रहेगी और नीचे वाली भी फर्दर डिवाइड करेगी, ठीक है। अब ऊपर वाली जो लोब है, प्रोजेंसेफेलॉन ने डेवलप होकर क्या बनाया, टीलेंसेफेलॉन एंड डाइएंसेफेलॉन, ठीक है। ये है टीलेंसेफेलॉन, टीलेंसिफेलॉन, ओके। सेकेंड वन क्या है, डाइएंसेफेलॉन, डाइएंसेफेलॉन। और फिर मेसेंसेफेलॉन यहाँ पर था, एज सच डिवाइड नहीं हुआ, मेसेंसेफेलॉन एज सच यहाँ पर आ जाएगा, मेसेंसेफेलॉन। समझ पा रहे हैं। और फिर नीचे की लोब जो थी इसने फर्दर डिवाइड करके बनाया मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन, ओके। तो ये था क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किस तरीके से 3rd वीक में, 3 वीक स्टेज में और 4 वीक स्टेज में हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब यही लोब्स जो कि यहाँ पर ऐसे करके 5 लोब्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ
इस तरीके से। ये लोब्स फर्दर पूरा डेवलपमेंट करके, ग्रो करके हमारा पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ ब्रेन। अब बात आती है, जब ब्रेन ही हमारा सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, वही सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किए हुए, सारा सिस्टम को कंट्रोल किए हुए, तो उसे क्या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या फिर नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। ब्रेन को बहुत ही फर्स्ट क्लास प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक क्रेनियम होता है, मेनाइंजेस होती हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के प्रोटेक्शन है हमारे ब्रेन के पास? 4 टाइप्स के। ठीक है, 4 टाइप्स, या फिर हम कह सकते हैं लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें पहला क्रेनियम, दूसरा मेनाइंजिस, तीसरा हमारा आ जाएगा CSF, और चौथा ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? फिर क्या होगा, क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम, जिसको हम स्कल भी बोलते हैं। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम सर्व एज अ प्रोटेक्टिव केसिंग फॉर द ब्रेन। एक केस है, किसका? बोन्स का बना हुआ। क्रेनियल बोन्स, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड बोन। मेजर बोन कौन कौन सी हैं? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। फ्रंटल बोन फ्रंट में, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन एंड ऑसिपिटल बोन बैक साइड में। ये बोन्स और स्फेनॉइड और इथेमॉइड बोन्स अंदर की साइड होती हैं, अंदर की साइड। ये सभी बोन्स मिलकर के क्या बनाती हैं? क्रेनियम। ये कितनी बोन्स होती है? क्रेनियल बोन्स होती हैं 8। एक ये, 2 ये 2, और ये सिंगल सिंगल। ठीक है, ये 8 बोन्स आपस में फाइब्रस जॉइंट्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। और फाइब्रस जॉइंट्स कैसा होता है? बहुत ही टाइट जॉइंट, जो बिल्कुल भी बोन को मूव करने के लिए अलाउ नहीं करता है। फाइब्रस जॉइंट्स के थ्रू ये सारी बोन्स अटैच होती हैं, और इतना टाइटली अटैच होती हैं कि ऐसा लगता है आपस में ये बोन्स फ्यूज़ हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली में फ्यूज़ नहीं होती हैं। इतना टाइटली अटैच है कि ऐसा लगता है कि ये आपस में फ्यूज़ हो गई हैं, और चारों तरफ से मिलकर के क्या बनाती हैं? एक क्रेनियम, जिसको हम स्कल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्रेनियम या स्कल क्या करता है? एक केस का फॉर्मेशन करता है। केस समझते हैं ना? कवर, बहुत ही हार्ड कवर। केस का फॉर्मेशन करता है किसके लिए? ब्रेन के लिए। और ये एक शील्ड की तरह फंक्शन करता है। किसकी तरह? शील्ड की तरह। अब ब्रेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको एक शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि उसमें किसी भी टाइप की फिज़िकल इंजरी ना हो। फिज़िकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको क्रेनियम जैसे शील्ड के अंदर बंद कर देते हैं। इट एक्ट्स एज अ इनक्लोजर दैट हेल्प्स सेफ गार्ड द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। सुरक्षा की आवश्यकता तो है ना, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स से किसी भी टाइप की फिजिकल इंजरी ना हो, इसको इंश्योर करता है कौन? क्रेनियम। अब दूसरा क्या था? मेनाइंजिस। और फिर क्या आएगा? CSF एंड देन ब्लड ब्रेन बैरियर। देखते हैं मेनाइंजिस क्या है। द मेनाइंजिस, कितनी मेनाइंजिस होती हैं? 3। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेनाइंजिस होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ठीक है, हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से हमारा हेड होता है। एक अच्छा सा हेड बना लेती हूँ, बिल्कुल भी आप ड्राइंग पे मत जाइएगा। इस तरीके से हेड होता है, और यहाँ पर होता है हमारा ब्रेन। सपोज ये है हमारा ब्रेन। इसके बाहर क्या होता है? 3 लेयर्स होती हैं। किसकी? मेनाइंजिस की।
ये है सपोज हमारा क्रेनियम, ठीक है, सपोज दिस इज क्रेनियम, और ये है ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर एक लेयर होगी, एक लेयर इसके बाहर और एक लेयर सबसे बाहर। तो सबसे बाहर जो लेयर है वो हार्ड होगी या फिर सॉफ्ट, जैसे कि क्रेनियम बहुत हार्ड था, उसके अंदर होता है ड्यूरामेटर, जो सबसे बाहर लेयर होगी ड्यूरामेटर। ये कैसी होगी, ये भी एक हार्ड लेयर होगी। ये लेयर बनी होती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है ड्यूरामेटर लेयर, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इससे बनी होती है ड्यूरामेटर। ये कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट एंड स्ट्रेंथेंड, यानी कि मजबूत लेयर है ये, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। एक हमारी लेयर कौन सी थी, सबसे बाहर क्रेनियम, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, उसके अंदर ये 3 मेनिंजेस की लेयर, जिसमें सबसे बाहर वाली हार्ड लेयर, उसके बीच में आता, उसके बाद में आता है एरेकनॉइड मैटर। समझ पा रहे हैं? इट इज अ डेलिकेट वैस्कुलर मिडिल लेयर। वैस्कुलर से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, कंटेनिंग द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक्चुअल में जो CSF होता है वो यहाँ पर एरेकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पर फिल होता है, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम में आपको बताऊंगी। फिर आती है पिया मैटर, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है और ब्रेन की सरफेस से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी मेनिंजेस ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो क्या आंसर हो जाएगा, पिया मैटर। ओके, CSF एक्चुअली में कहाँ पर फिल होता है, तो एरेकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच में, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? CSF भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है ब्रेन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों मेनिंजेस लेयर के बीच में क्या होता है, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारी ड्यूरामेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ड्यूरामेटर, जो कि बहुत ही हार्ड लेयर है। इसके बीच में फिर आ जाता है एरेकनॉइड, ये हमारा हो गया एरेकनॉइड मैटर, एंड देन पतला सा जस्ट ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया पिया मैटर, ये जस्ट ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्पेस नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों स्पेसेस को क्या बोलते हैं, किस लेयर के नीचे है, ये कौन सी लेयर, ड्यूरामेटर। तो यहाँ पर सब ड्यूरल स्पेस, सब मीन्स नीचे, और किसके नीचे है, ड्यूरामेटर के नीचे, तो इसका नाम हो जाएगा सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। यहाँ पर कौन सी लेयर है, एरेकनॉइड मैटर, यहाँ पर जो स्पेस है सब एरेकनॉइडल स्पेस, सब मीन्स नीचे, सब एरेकनॉइडल स्पेस। और इसी स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, CSF, सब एरेकनॉइडल स्पेस, एरेकनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है इसी में हमारा प्रेजेंट होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो हम मेनिंजेस हमारे क्लियर हुए कि मेनिंजेस क्या है और इनका फंक्शन क्या है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं CSF की। CSF क्या है, क्योंकि CSF बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। CSF क्या है, एक तरीके का फ्लूइड है जो एरेकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, ब्लड को कुशन लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि हमें किसी चीज़ को बचाना होता है, जब हमारा अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल आता है तो जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स होते हैं,
आप देखते हैं ना, जो टूटने वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई कांच की चीज़ है, तो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारा थर्माकोल लपेट देते हैं, है ना, जिससे कि उस पर कोई भी शॉक ना लगे और वो ब्रेकेज से बच जाए। सेम CSF है, फ्लूइड होगा, कुशनिंग प्रोवाइड करेगा और ब्रेन को प्रोटेक्शन देगा एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर एंड कुशंस द ब्रेन। दूसरा फंक्शन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमेशा कभी भी एक जगह पर भरा हुआ नहीं रहता है, लगातार ये ब्रेन को वॉश करता हुआ पीछे स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की तरफ बहता रहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा तालाब है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लगातार फ्लो करता रहता है, ब्रेन को वॉश करते हुए पीछे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर नीचे की तरफ हमेशा बहता रहता है, जिससे कि जो हमारे ब्रेन के वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी CSF के थ्रू क्या होते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। ओके, तो इसका दूसरा फंक्शन ये भी है, रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ ब्रेन, वेस्ट मटेरियल ऑफ ब्रेन, ये होगा CSF। अब आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, बैरियर जैसे ही कोई क्रॉसिंग पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रेन आने वाली होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बैरियर लग जाता है, जिससे कि आप आगे नहीं जा सकते। ऐसे ही हमारी ब्लड वेसल्स और ब्रेन की सेल्स कौन, न्यूरॉन्स, उनके बीच में एक बैरियर होता है, जिससे कि हमारी न्यूरॉन्स कभी भी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती हैं। ऐसा क्यों होता है, हमारी न्यूरॉन्स के प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रहा है वो हमारी न्यूरॉन्स तक ना पहुंच पाए। इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन क्यों, क्योंकि अगर न्यूरॉन्स में कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स पहुंच गया और वहाँ पे कुछ सिस्टम गड़बड़ हुआ, फिर तो पूरा बॉडी का कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ हाईली सेलेक्टिव सेमी परमिएबल बॉर्डर, वो वाला बॉर्डर जहाँ पे लड़ाई होती है आर्मी वालों की, वो इधर नहीं आ सकते, हम उधर नहीं जा सकते, बॉर्डर है, बैरियर है, समझ पा रहे हैं, दैट सेपरेट्स द सर्कुलेटिंग ब्लड फ्रॉम द ब्रेन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्रेन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कौन सा कहाँ पे था। तो ECM जानते हो ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो सेल्स के बाहर होता है। न्यूरॉन क्या है, वो भी एक सेल है, उसके बाहर भी ECM होगा, उस ECM की बात हो रही है यहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। समझ पा रहे हैं, ब्लड कभी भी न्यूरॉन्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली कभी नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं, composed of endothelial cells and the blood brain barrier allows the passage of essential nutrients and gases while preventing many potential harmful substance। अब ये बैरियर किसी को भी नहीं जाने देगा, या फिर सिलेक्टेड लोगों को जाने देगा, सिलेक्टेड लोगों को नहीं जाने देगा। तो देखो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्रॉस कर सकते हैं, गैसेस क्रॉस कर सकती हैं बैरियर को, जबकि जो हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे कि कोई टॉक्सिन है या फिर कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उसको ब्रेन में एंटर नहीं होने देना है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड मेंटेनिंग द ब्रेन्स डेलिकेट इंटरनल फंक्शनिंग। समझ पा रहे हैं, अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर ना हो तो जो हमें नॉर्मल इन्फेक्शन अपनी डेली लाइफ में होते रहते हैं, जो हमारे पैथोजेंस ब्लड में ट्रैवल करते रहते हैं, वो ट्रैवल करके ब्रेन भी पहुंच जाएंगे और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। समझ पा रहे हैं, तो ये है फंक्शन किसका, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनता है ये मैं आपको बताने चल रही हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए है हमारी ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल नॉर्मली कैसे होते हैं, इसके सेल्स अंदर के, जिसमें बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्या होता है,
पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो भी मटेरियल ब्लड वेसल में प्रेजेंट है उसका एक्सचेंज आसानी से किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड वेसल होगी, यहाँ पर जो ब्लड वेसल होगी, सबसे पहले तो उसमें टाइट जंक्शंस होंगे, समझ पा रहे हैं? और उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट रहती हैं और ये भी आपस में कनेक्टेड होती हैं। एस्ट्रोसाइट्स क्या हैं? एस्ट्रोसाइट्स एक स्पेशल टाइप्स की ग्लायल सेल्स हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स, जो मैंने बताया था सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। वो एस्ट्रोसाइट्स एक टाइप की न्यूरोग्लायल सेल्स हैं जो कि यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ से कोई भी अनवांटेड मटेरियल निकल करके बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर है। और इसके अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे न्यूरॉन्स, यहाँ पर होंगे न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स हैं हमारे। इस तरीके से अंदर की तरफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर होगा न्यूरॉन्स का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखिए, क्या ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ईसीएम के? नहीं है। इसी कांटेक्ट को ब्रेक करने का प्रोसेस, उनके बीच में एक बैरियर बनाने का प्रोसेस, वही कहलाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, तो ये सब क्या थे? चारों एक तरीके की लेयर्स थी जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। जैसे हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ा कि जो बाद में 5 लोब्स का फॉर्मेशन हुआ था, वही आगे डेवलप करके पूरे ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी। अब आता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। कौन कौन से पार्ट्स होंगे ब्रेन के? पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जो कि अलग अलग फंक्शन को करने के लिए कमिटेड है। बेसिकली इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। फोरब्रेन यानी कि आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन यानी कि बीच का हिस्सा, एंड हाइंड ब्रेन यानी कि पीछे का हिस्सा। फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और ये कहाँ से डेवलप हुए हैं? वही प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 4 पार्ट्स में। मिड ब्रेन के अंदर 4 लोब्स होती हैं जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। 4 लोब्स किसकी? मिड ब्रेन की। क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ये चारों लोब्स किसकी हैं? मिड ब्रेन की। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। हाइंड ब्रेन को अगेन 2 पार्ट्स में, जिसमें कि पॉन्स एंड सेरिबेलम आ जाता है। सेरिबेलम, और इधर आ जाएगा हमारा मेडुला ऑब्लोगेंटा। ये है बेसिक पार्ट किसके? ब्रेन के, ठीक है। ये इसका एक डायग्राम है, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? सेरिब्रम का। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि बीच से 2 अलग अलग लोब्स में डिवाइड रहता है। कभी भी टच करके देखिएगा, यहाँ पर एक बीच में लाइन सी पड़ी पता चलेगी, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा राइट हेमिस्फीयर। 2 पार्ट्स हैं किसके? सेरिब्रम के। 2 लोब्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। इसमें क्या होता है? ये कुछ इस टाइप के
डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं। क्या कभी ध्यान दिया है कि ये फोल्ड्स क्यों हैं? फोल्ड्स जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे हमेशा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि न्यूरॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके। इसीलिए ये फोल्ड्स होते हैं किसमें? सेरिब्रम में। अब इन फोल्ड्स का भी अपना ही एक अलग नाम है, ठीक है, अपना ही एक अलग नाम है। उनके क्या नाम है देखते हैं। इसको एक बार रफ करें, फिर एकदम फाइनली बनाएंगे, जिससे कि हमें अलग अलग पता चल सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक फोल्ड को बनाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो फोल्ड ऊपर की तरफ है और ये जो फोल्ड नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ गायराई और दिस इज सल्काई, ठीक है। इन दो फोल्ड्स के ये नाम होते हैं। आगे का जो ये हमारा पार्ट है, जैसे हमने अपनी बोन्स पढ़ी थी क्रेनियल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। इन बोन्स के नीचे जो सेरिब्रम का पार्ट है वो जस्ट बोन के हिसाब से ही डिवाइडेड होता है, ठीक है। जहाँ पर फ्रंटल बोन होगी, इरेज कर देती हूँ इसको, आप सब लोग पहले से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर हमारे क्रेनियम की फ्रंटल बोन होगी, जैसे कि ये फ्रंटल बोन, ये हो जाएगा पार्ट कौन सा? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब किसकी? सेरिब्रम की। यहाँ पर हो जाएगी टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड देन ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब बिल्कुल बैक में है, टेम्पोरल लोब ये है, पैराइटल यहाँ पर है और फ्रंटल आगे है, ठीक है। ये चार मेन लोब्स हैं किसकी? सेरिब्रम की, जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या किस लोब का क्या फंक्शन होता है। अब देखिए हमने 3 मेजर पार्ट्स लिखे, फोरेब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि ये पार्ट्स कहाँ पर हैं। ये है हमारा फोरेब्रेन, जिसमें क्या है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ये है सेरिब्रम पूरा, सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का। ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया, और यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है लिम्बिक सिस्टम। समझ पा रहे हैं क्या प्रेजेंट होता है? लिम्बिक सिस्टम। फिर दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, ये है हमारा मिड ब्रेन जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा फोरेब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। क्या होगा? मिड ब्रेन। फिर आता है हाइंड ब्रेन, जिसमें पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। ये है हमारा हाइंड ब्रेन, जिसमें पॉन्स की पोजीशन ये है, सेरिबेलम की पोजीशन ये है। ये जो अलग से इतना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? सेरिबेलम। फिर क्या आ जाता है? हमारा मेडुला। और नीचे यही कंटिन्यू होकर क्या बना लेगा? स्पाइनल कॉर्ड बना लेगा। एक वर्ड आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है? स्टेम मतलब कोई भी पेड़ आपने देखा होगा, उसका स्टेम किसको कहते हैं? जो नीचे से ओरिजिनेट होके चला आ रहा है। तो हमारा जो मिड ब्रेन है और पॉन्स और मेडुला, ठीक है, सेरिबेलम नहीं। सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन नहीं करता है। पूरा मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला मिलके बनाते हैं ब्रेन स्टेम। और हम पढ़ते हैं कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल मतलब जो नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। बाकी सारी नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट? स्पाइनल कॉर्ड से। समझ पा रहे हैं? तो जो 12 पेयर्स नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं डायरेक्टली ब्रेन से, वो सारी की सारी ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम से। पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्लियर है? सिर्फ पोजीशन की बात कर रहे हैं अभी कि कौन सा कहाँ पे है, क्या फंक्शन कर रहा है, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं इतना? आगे चलते हैं। अब देखो एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम के मेन 4 लोब्स थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। जो फ्रंटल लोब है थिंकिंग करने में हेल्प करेगा, लर्निंग, आप कुछ नया देख के उसको सीख रहे हैं तो वो कौन सी लोब वर्क कर रही है? फ्रंटल। मेमोरी एंड परसेप्शन।
पैराइटल लोब, पेन सेंसेशन, दुनिया का सारा दुख कहाँ पे है? पैराइटल लोब में। कोल्ड, हीट। टेम्पोरल लोब, सुनने के लिए और भाषण देने के लिए, स्पीच। ऑसिपिटल लोब, विजुअल सिग्नल, आंखें आगे हैं लेकिन सिग्नल पीछे जाएगा, तभी आपको सही से दिखेगा, वरना नहीं। ठीक है। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वर्निक्स सेंटर एंड ब्रोकास सेंटर, या वर्निक्स एरिया या फिर ब्रोकास एरिया, ये भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब में। ये दोनों पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है। टेम्पोरल लोब कहाँ पे? यहाँ। ठीक है। कहाँ पर होते हैं? लेफ्ट हेमिस्फीयर। एक सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। कहाँ पर है वर्निक सेंटर? लेफ्ट हेमिस्फीयर में। किसमें? राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स। आपने देखा होगा जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, मोस्टली वो दाएं हाथ से काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका वर्निक सेंटर लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। ओके। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। ठीक है। जिनके वर्निक सेंटर में प्रॉब्लम होती है, उनकी स्पीकिंग और उनकी राइटिंग में भी समस्या आना शुरू हो जाती है। फिर है ब्रोकास एरिया या फिर ब्रोकास सेंटर। ये कहाँ पर है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में ये भी है। ठीक है। ये भी सेम चीज़, राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स। और इसका प्राइमरी रोल क्या है? स्पीच प्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि जो लोग डम होते हैं, बोल नहीं पाते हैं या फिर प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं, आपस में चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं? ये होता है क्योंकि उनका ब्रोकास एरिया है, उसमें डैमेज हो सकता है। ठीक है। डैमेज टू दिस एरिया कैन रिजल्ट इन डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग एंड फॉर्मिंग सेंटेंसेस वाइल कंप्रीहेंशन। आपने देखा है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने में परेशानी होती है, अपनी बात को एक वाक्य में पूरा नहीं कह पाते हैं, फिर रुकते हैं, फिर सोचते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, अपनी बात को थोड़े छोटे छोटे शब्दों में आपसे व्यक्त करते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है? ब्रोकास एरिया में। ठीक है। इतना सबको क्लियर है? तो ये था हमारा क्या? ब्रोकास एरिया। अब हमारा पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या है? कंप्लीट हो गया है कि कितने पार्ट्स हैं। अब बचता है फंक्शनिंग, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रीड करिए, रिवाइज करिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। थैंक यू।